बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th क्लास का। गाइस ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा पी ब्लॉक है उसमें तुम्हारे मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। हाँ है ना बच्चों? बोलते जाओ गाइस, वो बेटर रहेगा। ग्रुप 15 Yes. एलिमेंट्स पे आते हैं। ग्रुप 15 में तुम्हारा आ गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। हमें पता है जैसे जैसे भी गो डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारा नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है? कम होता है, और मेटेलिक नेचर बढ़ता है। मेटेलिक नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही होती है। हाँ है ना बच्चों? ऑब्वियसली बात है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना आसान होता जाएगा। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। Yes, sir. ओके, तो डाउन द ग्रुप तुम्हारा मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक नेचर कम हो रहा है। अभी जो तुम्हारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये बंदे नॉन मेटल ठहरे, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड ठहरे, बिस्मथ तुम्हारा मेटल ठहरा। अब जो तुम्हारा अकरेंस पे आते हैं, नाइट्रोजन है दैट इज 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वी नो दैट। क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 विच इज चिले सॉल्टपीटर, KNO3 इंडियन सॉल्टपीटर। ये तुम्हें याद होगा गाइस, एक्सट्रैक्शन में भी हमने किया था। हाँ है ना बच्चों? अब मिनरल्स में कैसे पाया जाता है? फॉस्फोरस। अब हम आ गए, वी आर डन विद नाइट्रोजन, अब हम आ गए फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस तुम्हारा पाया जाता है एज अ पार्ट ऑफ एपेटाइट फैमिली, Ca9PO4 6.CaX2। X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन या OH। तो यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा फॉस्फोरस आ गया। जैसे एग्जांपल फ्लोरेपेटाइट Ca9PO4 6.CaF2। ठीक है बच्चों? और फॉस्फोरस कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स। Phosphoproteins are present in milk and eggs. ये I don't think is that important. Arsenic, antimony और bismuth, they are found as sulfide minerals. याद होना चाहिए, और क्या करोगे। अब इधर आते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी पे आते हैं। बाकियों में मेरे को कोई लगता नहीं दिक्कत है। एटॉमिक नंबर फैक्ट टू लर्न, एटॉमिक मास फैक्ट टू लर्न, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं। गैस डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। तुम देखो यार, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आ रही। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही है बच्चों? हाँ है Yes. ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो, यार वैसे ऑर्डर जो फर्स्ट में चल रहा है वही सेकंड में चलना चाहिए, वही थर्ड में चलना चाहिए। हाँ है ना? मतलब डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ही हो रहा है, तो दैट एनर्जी एक चीज तो ये हो गई कि सेकंड आयोनाइजेशन पहली आयोनाइजेशन से ज्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, अब तुम एक और निकालोगे तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कि सेकंड इज मोर देन फर्स्ट, दैट इज नॉर्मल। और तुम्हारा दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि ग्रुप में हाउ इट इज वेरिंग, तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। और तुम देखोगे पहला हाई है, दूसरा कम हुआ, तीसरा और कम हुआ, चौथा और कम हुआ, लेकिन जो तुम्हारा बिस्मथ है उसमें तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इट माइट बी ड्यू टू पुअर शील्डिंग, लेट अस से व्हाट एवर द रीजन माइट बी, कि तुम्हारा बहुत पुअर शील्डिंग हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। हाँ है ना बच्चों? पुअर शील्डिंग है तो तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। हाँ है ना? शील्डिंग पुअर का मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब हम कहेंगे ये सब गया भाड़ में, काम की चीज क्या याद होना चाहिए तुम्हें? बिस्मथ की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर, और वो एग्जैक्टली कहां पे लाए कर रही है? वो तुम्हारी आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच में लाए कर रही है, तो याद करने का। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है एंड सडनली इंक्रीज कर रही है बिस्मथ के केस में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब तुम कहोगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं कहूंगा आइडिया वही है हमारा, पुल इलेक्ट्रॉन्स। वो टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। हाँ ना? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगी। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रही है तो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू डिक्रीज। हाँ है ना? भाई लूज करना इलेक्ट्रॉन आसान हो रहा है तो पुल करना तो डिफिकल्ट हो रहा है ना बच्चों?
हाँ है ना? यस सर। तो पुल करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है। हाँ है ना? रेडियस इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, बढ़ना भी चाहिए भाई। डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारा साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। हाँ या ना गाइस? तो अब आते हैं, ये हमारा कोलन रेडियस था। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियस, अब बच्चों ये थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? तुम कहोगे सर ये क्या हो गया एकदम से? तो गाइज यहाँ पे क्या है, ये हम डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि ये जो 76C है, ये C क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ये तुमने दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? आइडिया इज यू कैन जस्ट इग्नोर इट। तुम आयनिक रेडियस पे ध्यान मत दो, छोड़ दो इसे। मेल्टिंग पॉइंट पे आओ बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन मास। मास ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है बच्चों? तो हम कहेंगे यार तुम्हारा N एग्जिस्ट एज N2, P एग्जिस्ट एज, इसके जो तुम्हारा फॉर्म है वो आ गई P4। तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट गाइस कि धीरे धीरे डाउन द ग्रुप तुम्हारा मास बढ़ रहा है। हमने कहा भाई मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। नाउ यू हैव गॉट अ एक्सेप्शन कि तुम्हारा एंटीमनी और बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट कम है। यार याद कर लो, मतलब इवन आई विल नॉट इवन वांट टू गिव यू द रीजन, मैं तुम्हें कहूंगा यार सीधा याद कर लो कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कम, उससे ज्यादा फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, और एंटीमनी और बिस्मथ में डिक्रीज होना शुरू हो गया। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप तुम्हारा इंक्रीज होना चाहिए। जैसे मेल्टिंग बढ़ता है वैसे ही बॉइलिंग बढ़ता है, क्योंकि हम कहेंगे जो मास है, मास बढ़ेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तुम्हारे बढ़ेंगे। भाई बॉइलिंग पॉइंट में तुम क्या कर रहे होते हो या मेल्टिंग पॉइंट में क्या कर रहे होते हो? तुम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर रहे होते हो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस वीक कर रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट में यू आर मेकिंग देम सो वीक सो दैट दे कैन गो इनटू वेपर फेज। और हम कहेंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे डिपेंड ऑन मास। मास बढ़ेगा तो तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे। तुम रियलाइज करोगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पे बिस्मथ का एंटीमनी से थोड़ा क्या आ गया बच्चों? कम। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए, हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है इंक्रीज होते हुए। वी आर डन विद द टेबल। नेक्स्ट पे आते हैं। हमें बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होती है। ठीक है, बंदे हाफ फिल्ड होते हैं, इनके जो p ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड है, तो ये बंदे स्टेबल है। स्टेबल है तो तुम्हें याद होगा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है नॉर्मल से। तुम्हें याद होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है बच्चों? गाइस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। जबकि हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मतलब ऑक्सीजन की इन जनरल ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर भी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। उसके बाद P3 है, P3 का मतलब हाफ फिल्ड सबशेल है। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ये चीज याद है नहीं याद है? तो हाफ फील्ड के कारण देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल का बेसिकली मतलब ये हो गया कि अब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इनफैक्ट डालना भी मुश्किल है, क्योंकि बंदे स्टेबल है। जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट जीरो। लेने की टेंडेंसी नहीं है बंदों की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। यस। ओके, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पे आते हैं। ये बेसिकली ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं को हम देख रहे हैं। हम कह रहे हैं साइज बढ़ रहा होता है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक जो इंक्रीज इन साइज है वो कम है। ठीक है बच्चों? अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। हमें बताया भाई आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप तुम्हारी कम हो रही होती है, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एंड फर्स्ट से ज्यादा होती है, सेकंड से ज्यादा होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बेसिकली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। जो कि तुमने वैल्यूज नहीं देखी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9,
भाई इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, हाँ है ना, साइज बढ़ रहा है। बोलो गाइस, जो हमने अभी किया Yes, था। sir. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब देखो गाइस, नाइट्रोजन है डायटोमिक, बाकी हैं सॉलिड्स, मतलब इट इज अ डायटोमिक गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस, बाकी सारे सॉलिड्स हैं। मेटालिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हमें बताया डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही होती है। अब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल। ये शायद हमने ऊपर भी लिखा था कहीं, ऊपर जब स्टार्टिंग करे थे कहीं ना कहीं हमने ये करा है। हाँ ये रहा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, बिस्मथ इज अ मेटल। ओके, ये हो गया हमारा। अब फाइन, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मेटलिक नेचर बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल, ये इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इन जनरल का मतलब है कि हाँ यार तुम्हारा डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, लेकिन तुम्हें याद है बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारा एक्सेप्शन उठ के आ रहा था, हाँ है ना बच्चों, लास्ट में ये 1860, ये 1837। तो जो इन जनरल है, जनरल मीन्स के नॉर्मली इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, लेकिन वो जो एक्सेप्शन है वो इसमें पॉइंटेड आउट नहीं है, एक्सेप्शन तुम्हें टेबल से याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना गाइस। इन जनरल इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो हमने कहा आर्सेनिक तक बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज करता है अप टू बिस्मथ। नाइट्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट शो एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स बना रहे होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है यार, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट बन सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो सकता है। इट कैन एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, इट कैन ऑल्सो लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ना बच्चों। -3 हमें समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट बन सकता है, या फिर वो जो 5 इलेक्ट्रॉन हटाएगा उसके बाद भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उठ के आ जाएगी, हाँ ना बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट इज लाइक चार्ज, या तो -3 चार्ज रखो या +5 चार्ज रखो, हाँ है ना बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, +5 में भी तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर चार्ज से रिलेट करो तो +5 चार्ज में भी तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना बच्चों, हाँ है ना। अब आते हैं +3 पे, यार ये +3 क्यों आया, -3 समझ में आया, +5 समझ में आया, +3 क्यों आया। ये आया गाइस, तुम्हें याद आ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि भाई जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 लेस ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं ले रहे होते बॉन्डिंग में। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों, डाउन द ग्रुप बोलो Yes, गाइस, sir. कि डाउन द ग्रुप तुम्हारा s के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो गए, दे नो लॉन्गर टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, तो हम कहेंगे अगर s के अनपेयर नहीं हो रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेस देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो ये वही बात है, +3 कहां से आ रहा है वो बता रहा हूं। अब गाइस काम की चीज, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होगा, आई मीन इज दैट टेंडेंसी गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। हम कहेंगे टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों भाई, किस खुशी में डिक्रीज हो रहा है, वो इसलिए डिक्रीज हो रहा है बच्चों क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना बच्चों। देयर इज अ इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक नेचर। यार मेटालिक नेचर है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, -3 का तो मतलब ये हो गया ना 3 इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम तो तुम्हारा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी कम हो गई, ठीक है। बिस्मथ हार्डली शोज एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही होती है, उसका कारण तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तुम देखोगे सिर्फ तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में दिख रहा है तुम्हें, BiFi में, फ्लोरीन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बिस्मथ अदरवाइज नो। तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीजेज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, ये स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, बंदा है ना साइको हुआ पड़ा है,
+1 +2 +4 भी शो कर रहा होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे N2O में +1 आ गया, NO में +2 आ गया, NO2 में +4 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉस्फोरस भी शो करता है +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड में बच्चों। ठीक है गाइस, तो वो भी अभी हम देखेंगे गाइस। नाइट्रोजन में देखो गाइस, यार ये जो +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इनकी टेंडेंसी होती है डिस्प्रोपोर्शनेट करने की इन एसिड सॉल्यूशन। डिस्प्रोपोर्शनेट तुम्हें पता है गाइस, हमने बहुत बार रेडॉक्स में किया है। एक बार एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, एक लोअर में जाना। जैसे हमने लिया HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है गाइस? +3 से बंदा एक बार गया किस पे? +5 में, HNO3 में, एक बार +2 में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? +3 से +5 में गया और +2 में गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन है गाइस। यहाँ पे बंदा +3 में, HNO2 में, HNO3 में +5 में और NO में +2 में। गाइस ये रेडॉक्स जो है ना, दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन पी ब्लॉक, अगर तुम उसे ढंग से अप्लाई करना समझ जाते हो तो। अब फॉस्फोरस में भी वही काम हो रहा होता है कि जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। किस में जाते हैं गाइस? +5 में और -3 में। एल्कली मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, दोनों में ही डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे ये। एक तो मैक्सिमम में जाएंगे, किसमें? +5 में, और एक डिक्रीज होएगा तो वो ये नाइट्रोजन तो फिर भी +2 में गया, ये -3 में जा रहा है। और -3 का एक बड़ा कॉमन एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? PS3 फॉस्फीन, जिसकी प्रिपरेशन भी तुम देखोगे गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा कंपाउंड क्या हो गया? फॉस्फीन, विच यू हैव गॉट टू रिमेंबर। उसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की। अब मैंने बताया था कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के केस में इट बिकम्स स्टेबल। ठीक है ना? मतलब इनकी डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी कम होगी बच्चों। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? बोलो गाइस। मैंने गलत बोल दिया क्या? होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक, इतनी आवाज आ रही है ना पीछे से, जस्ट अ सेक। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, इसमें इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करना चाह रही होती है। लेकिन जो तुम्हारा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, इसमें तुम्हारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, तो उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब देखो, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो सकती है? 4, क्योंकि बंदी के पास 4 ही ऑर्बिटल हैं, S और 3p। हाँ या ना बच्चों? एक S 3p ऑर्बिटल है तो वो कोवेलेंसी 4 ही दिखा सकता है। अब तुम कहोगे सर कोवेलेंसी तो बेसिकली होना चाहिए काइंड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। हाँ या ना? क्लियर गाइस? बट इट हैज मोर टू डू विद ऑर्बिटल्स रेदर देन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, वेकेंट अगर ऑर्बिटल है तो उसमें कोई और बंदा इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा। मतलब तुम ऐसे रियलाइज करो कि वी आर नॉट लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एलिमेंट, वी आर लुकिंग एट द ऑर्बिटल्स इट हैज with which it can form bond with other elements। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे इस नाइट्रोजन के बाद सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल है। हम कहेंगे जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, जैसे तुम्हारा फॉस्फोरस वगैरह आ गए, उनके पास है d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल है, जिनसे वो अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकते हैं। मतलब नॉट ओनली जस्ट 5 के उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, उनके पास तो d ऑर्बिटल काफी खाली पड़े हैं। मतलब दे कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंस। जैसे तुम्हारा फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कहां पे जा रही है गाइस? 6 पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 6 बॉन्ड्स। समझ में आया नहीं आया गाइस? बताओ। pF6 माइनस, तुम कहोगे pF5 समझ में आ रहा है कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों बॉन्डिंग में लगा दिए। मैं कहूंगा F माइनस ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स pF5 को दे दिया। pF5 को कहां पे दिया? फॉस्फोरस का जो एम्प्टी d ऑर्बिटल से उसमें उसने इलेक्ट्रॉन दे मारे, फॉर्मिंग pF6 माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? तो बताओ। Yes, sir. तो कोवेलेंसी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकता है, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो वो गेन कर सकता है, दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने अभी देखा था ना,
+5 और -3, दैट वाज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कोवैलेंसी हैज टू डू विद ऑर्बिटल्स रेदर देन इलेक्ट्रॉन्स, और अगर उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं तो फिर तो इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी टू लार्जर वैल्यू, मतलब वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन्स की आप चिंता मत करो, फिर तो आपको एक तरीके से मतलब ऑक्सीडेशन इज समथिंग जो कि तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं भी पता किसी कार्य में तो तुम निकाल सकते हो। कोवैलेंसी इज समथिंग दैट यू हैव गॉट टू लर्न। समझ में आया नहीं आया? ओके, अब आते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। यार एनोमलस है तो है, और उसका हम रीजन क्या दे रहे हैं? यार उसका छोटा साइज है, छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी हाई है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाई है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी कम है। ठीक है ना? मतलब यू विल हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, and it does not have d orbitals, and it does not have d orbital। ये हम कहते हैं यार यही रीजन हमें दिख रहे हैं फॉर एनोमलस बिहेवियर। नाइट्रोजन के पास एक और टेंडेंसी है क्या? यार ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स, जिनके, और वो अदर एलिमेंट्स कौन से? जिनका साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, इनके साथ ये p पाई बॉन्ड बना सकता है। ये जो हैवियर एलिमेंट्स हैं जैसे तुम्हारा फॉस्फोरस वगैरह, ये ज्यादा तुम्हारे p पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स इतने बड़े हैं और इतने डिफ्यूज्ड हैं कि उनकी इफेक्टिव पाई ओवरलैप नहीं हो पाता। उनका इफेक्टिव ओवरलैप, एक ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाता। उनका साइज बड़ा है, डिफ्यूज है, फैला हुआ है, तो उनका जो ओवरलैपिंग है उनका एक्सटेंड ज्यादा नहीं है बच्चों। ठीक है गाइस, डिफ्यूज होने के कारण एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही। अब क्योंकि ये बंदा p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, तो बंदे ने ट्रिपल बॉन्ड बना के क्या बना दिया? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल N2 बना दिया। ठीक है गाइस, तुम रियलाइज करोगे इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी काफी हाई है। अब फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये बंदे p पाई बॉन्ड नहीं बना पाते, ये सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं, जैसे p का सिंगल, AS का सिंगल, SB का सिंगल बॉन्ड। और बिस्मथ बना रहा होता है मेटालिक बॉन्ड बच्चों, क्योंकि बंदा मेटल है। अच्छा गाइस, यहाँ पे काम की चीज, हम जो N2 है या P का बॉन्ड देख रहे हैं, हम N2 में देख रहे होते हैं नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का तो एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन सपोज तुम नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड कंपेयर करना चाहो तो तुम रियलाइज करोगे नाइट्रोजन का बॉन्ड इज वीकर देन PP का सिंगल बॉन्ड। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन का छोटा साइज है, उसमें रिपल्शन ज्यादा है बच्चों। छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और पास है, क्योंकि छोटा साइज है ना बच्चों उनका। मतलब तुम ऐसे अंडरस्टैंड करो, ये नाइट्रोजन रहा, ये नाइट्रोजन रहा, इन दोनों, ये नाइट्रोजन तो दिख ही नहीं रहा, छोटा दिख रहा है नाइट्रोजन से। ये दो नाइट्रोजन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लेस। फॉस्फोरस का बड़ा साइज है तो उनके बीच में जो रिपल्शन है वो रिलेटिवली कम हो गई। उनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया, तो उनके बीच में जो रिपल्शन है वो रिलेटिवली कम हो गई। नाइट्रोजन में रिपल्शन होने के कारण, तुम्हारा रिपल्शन क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा छोटी बॉन्ड लेंथ है, उसके कारण उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो उसकी जो एनर्जी है रिलीज्ड, वो कम है बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? NN सिंगल बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी रिलीज है दैट इज लेस देन द एनर्जी रिलीज व्हेन PP सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म। क्लियर है गाइस? अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा होता है नाइट्रोजन के अंदर, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, हाँ ना बच्चों? ये p पाई बॉन्ड बना सकता है नहीं बना सकता है बच्चों? अब अगर ये p पाई बॉन्ड बना के फटाफट, मतलब तुम अंडरस्टैंड करो N2 में ये गॉट ट्रिपल बॉन्ड, तो यार ये आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहा चेन को, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना पा रहा है आसानी से, तो इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड द चेन। भाई तो कहेगा मैं एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता हूं, व्हाई डू आई हैव टू एक्सटेंड द चेन टू मेक अ स्टेबल स्ट्रक्चर? मैं तो पाई बॉन्ड बना के स्टेबल स्ट्रक्चर बना लूंगा। तो गाइस इसकी नाइट्रोजन में कैटेनेशन टेंडेंसी इज लेस, NNN लिंकेज बनाना इट इज नॉट फेवर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा पाई बॉन्ड बन जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है या नहीं यहां तक? और एक और चीज क्या,
जो मैंने यहां पे बताई थी कि इनका जो NN की जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज नॉट दैट स्टेबल, जो कि यहां पे लिखा हुआ है कि NN का जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज नॉट दैट स्टेबल, इसी की वजह से इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज नॉट मच, इसकी कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी कम है। फाइन। और इसके अंदर देयर इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। फाइन। तो नाइट्रोजन गैस जब d ऑर्बिटल है नहीं तो वो d पाई p पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, जैसे बाकी बना सकते हैं, जैसे R3p डबल बॉन्ड हो, R3p डबल बॉन्ड CH2। ये तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तुमने कहां पढ़ा था गाइस? ये तुमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था। एक काम करना, उसे पढ़ के आना और मुझे बताना कि ये तुमने कहां पढ़ा है। R3p डबल बॉन्ड हो, R3p डबल बॉन्ड CH2, ये तुमने पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा रखा है, रिएक्शन में करवा रखा है। लर्न इट एंड लेट मी नो। ठीक है गाइस, आइडिया क्या है, यहां पे तुम्हारा जो P और O के बीच में लिंकेज है भाई, ये ऐसे देखो, ये 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 R के साथ 1 O गया, 4 बॉन्ड बना दिया। 5वां बॉन्ड है तो गाइस वो तो तुम्हारा d ऑर्बिटल में ही जाने वाला होगा ना। जो 5वां जो पाई बॉन्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ d पाई p पाई बॉन्ड। फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? अब फॉस्फोरस और आर्सेनिक ये d पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं वे ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे तुम्हारा इसमें PC2H5 थ्राइस, AC6H5 थ्राइस, जहां पे दे आर एक्टिंग एज लिगेंड्स बेसिकली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये याद करने का हो गया। ये हमने कहां पे पढ़ा है? तुम्हारा लिगेंड्स हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, ये याद करने का हो गया। याद करो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है गाइस, लेट अस गो ऑन टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक, ये क्या हो रहा है? हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। भाई तुम्हारा ऐसे देखो, जो ग्रुप 15 है वो तुम्हारा हाइड्राइड बनाएंगे, हाँ है ना बच्चों? दे आर गोना फॉर्म हाइड्राइड्स, जैसे तुम्हारा NH3 बनता है, PH3 बनता है, क्लियर और नॉट? तो ये तुम्हारे हाइड्राइड्स बनते हैं EH3 टाइप के। फाइन। जहां भी E कैन बी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब गाइस यहां पे काम की चीज देखते हैं, स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स कैसे जा रहा होता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स पे आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, भाई जब तुम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहे हो, बॉन्ड लेंथ से रिलेट करो। हाइड्राइड्स अगर टूटेंगे तो क्या होगा? NH बॉन्ड ब्रेक होगा या BiH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो भाई BiH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आसानी से टूट सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, आसानी से टूटेगा, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? अब एक चीज और बताओ यार, अगर टूट के हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब BiH3 में Bi और H का बॉन्ड टूटा, तो जो हाइड्रोजन रिलीज होएगा वो रिड्यूस करेगा नहीं करेगा बच्चों? तो अगर रिड्यूस करने की टेंडेंसी की बात करी जाए तो हम तो कहेंगे भाई तुम्हारा BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ है ना? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन कैन इजीली बी रिलीज। BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें फटाफट हाइड्रोजन निकलेगा और रिड्यूस कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड NH3 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं बेसिक नेचर पे बच्चों। यानी बेसिक नेचर अलग है। बेसिक नेचर में हम देख रहे होते हैं लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग नेचर में हम देख रहे थे हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी, यहां पे हम देख रहे हैं लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। वो तो हमें पता है भाई, नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा होगी, हाँ या ना? और भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जब हम ग्रुप में देख रहे होते थे व्हाट डिड वी लुक एट, जब हम पीरियड में देखते थे वी यूज्ड टू लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और डाउन द ग्रुप जब हम देख रहे होते हैं तो वी लुक एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम कहेंगे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो इट इज मोस्ट बेसिक, देन PSC, देन ASSC, देन SBSC एंड BISC बीइंग लीस्ट। SBSC और BISC ऑलमोस्ट बराबर। हाइड्राइड्स की बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या होगा बच्चों? अब ये देखो गाइस, नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप? यार मास बढ़ता है तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, या मेल्टिंग पॉइंट फॉर दैट मैटर, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए बच्चों?
मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। हम कहेंगे यार ये PS3 ASS3 SbS3 में तो दिख रहा, ये NH3 का तो बहुत ज्यादा है, इसका तो SbS3 कदे से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हम कहेंगे इसके अंदर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। बॉइलिंग पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही ऑर्डर चलना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा बढ़ रहा है, यहाँ पे तुम्हें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन NH3 का भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इनफैक्ट तुम्हें ये जो रिलेटिव ऑर्डर है ये याद करना पड़ेगा, ये बंदा बैठ कहां पे रहा है, ये ASSC और SbSc के बीच में जा रहा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर ज्यादा क्यों हो गया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो तुम्हारा अभी हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग नेचर में, यही तो देख रहे थे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो तुम्हारा रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, क्योंकि जल्दी बॉन्ड टूटेगा। अब आते हैं बॉन्ड एंगल पे बच्चों। बॉन्ड एंगल में तुम्हें याद है नहीं याद है हम क्या देख रहे होते थे? वी यूज्ड टू लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ या ना? तुम ऐसे देखो, NH3 देखो और PS3 देखो, ये NH3 देखा, ये PS3 देखा। NH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज लाइंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बच्चों। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लाई कर रही है तो डू यू नॉट रियलाइज कि तुम्हारा रिपल्शन बढ़ जाएगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा तो तुम्हारा ये जो बॉन्ड एंगल है बढ़ जाएगा बच्चों, हाँ या ना? ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। PS3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज समवेयर इन द मिडल, क्योंकि फॉस्फोरस इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा। ये तो ये जो तुम्हारा एंगल है दिस इज गोइंग टू बी रिलेटिवली स्मॉल, हाँ या ना बच्चों? और ये चीज समझ में आई नहीं आई? इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, बाकी बच्चे बोल ही नहीं रहे। आ गया ना समझ में? तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, हमें दिख भी रहा है। याद अलग है, जो डिक्रीज है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। फॉर्मेशन में यार सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है NH3 के फॉर्मेशन में। ऑब्वियसली बात है गाइस, तुम्हारा बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब स्टेबल, इट इज स्टेबल कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड। अभी हमने देखा ना BISC इज नॉट दैट स्टेबल, जल्दी ब्रेक कर जाता है टू गिव हाइड्रोजन, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। बाकी में तो एनर्जी देनी पड़ रही है, पॉजिटिव है, अच्छा जी, देनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। डिसोसिएशन है जी, भाई डिसोसिएट करना आसान होता जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि BISC को डिसोसिएट करना, BIH बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे आसान है, तो वही चीज हम देख रहे हैं। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन गाइस। हम कहेंगे भाई ये दो बनाता है, दो टाइप के ऑक्साइड्स, या तो E2O3 या E2O5, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जैसे N2O3 बना दिया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो N2O5 बना दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब गाइस एक चीज तुम्हें कहीं ना कहीं तुमने बहुत पहले फजान रूल पढ़ा था। फजान रूल क्या पढ़ा था तुमने? कि जो तुम्हारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या हायर चार्ज होता है, चार्ज बढ़ेगा तो तुम्हारा कोवलेंट नेचर क्या हो रहा होता है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? मोर इज द चार्ज, मोर इज द कोवलेंट नेचर, यू रिमेंबर दैट और नॉट? Yes, sir. और कोवलेंट नेचर रिलेट्स टू एसिडिक नेचर, आयनिक नेचर रिलेट्स टू बेसिक नेचर, एंड कोवलेंट नेचर रिलेट्स टू एसिडिक नेचर, हाँ या ना? आयनिक का मतलब बेसिक और कोवलेंट का मतलब एसिडिक। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? तो हम कहेंगे यार ये जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये तुम्हारे होंगे मोर एसिडिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वही चीज लिखा हुआ है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप, या डिक्रीज होना चाहिए। डाउन द ग्रुप तो हमें पता है मेटेलिक नेचर बढ़ रहा होता है, मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, ठीक है? अब यहां पे एक फैक्ट टू लर्न कि N2O3 है, मतलब E2O3 टाइप ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर प्योरली एसिडिक। E2O3 टाइप, AS2O3, Sb2O3 ये बंदे एम्फोटेरिक हैं, और बिस्मथ के आर बेसिक, बिस्मथ के ऑक्साइड्स आर बेसिक बच्चों। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस पे। भैया तुम्हारे दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, EX3 EX5, +3+5 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। फॉस्फोरस तुम्हारा पेंटाहैलाइड बना सकता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता नाइट्रोजन? पेंटाहैलाइड का मतलब है 5, कोवेलेंसी 5, नाइट्रोजन बंदा 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकता, उसके पास 4 ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। क्यों? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है वैलेंस शेल में।
एक चीज और, जैसे हमने अभी पढ़ा था E2O5 इज मोर कोवेलेंट देन E2O3, ऐसे ही तुम्हारा पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। ये फजान रूल ही चल रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर कोवेलेंट या मोर एसिडिक। यहां पे हम एसिडिक की बात नहीं कर सकते, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट नेचर की। अब ट्राइहेलाइड्स हर एक के देखे जाते हैं, मतलब हर एक के ट्राइहेलाइड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स में सिर्फ कौन सा देखा गया है, NF3 देखा गया है टू बी स्टेबल बच्चों, ठीक है गाइस। NCl3 इज नॉट स्टेबल, फाइन। तो तुम्हारा नाइट्रोजन के केस में सिर्फ NF3 इज फाउंड टू बी स्टेबल। ट्राइहेलाइड्स आर मोस्टली कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3 का। BiF3 इज नॉट कोवेलेंट, इट इज मोर और लेस आयनिक बच्चों, ठीक है गाइस। तुम देख भी सकते हो गाइस, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए और हमें अनायन का साइज बड़ा चाहिए होता है, यहाँ पे अनायन छोटा है, मतलब यहाँ पे जो कोवेलेंट नेचर है वो काफी कम है, हाँ है ना। लेस इज द चार्ज एंड स्मॉल इज द साइज ऑफ एन आयन, यू विल हैव मोर आयनिक नेचर रेदर देन कोवेलेंट नेचर गाइस। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। भाई तुम्हारा ये तुम्हारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बना रहे होते हैं जिसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3। जैसे CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3AS2 सोडियम आर्सेनाइड, Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, Mg3Bi2 मैग्नीशियम बिस्मथाइड। गाइस ये नाम याद कर लेना, नाम में दिक्कत आ जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे, अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता है लेकिन इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। भाई उसके पास 5 ऑर्बिटल नहीं है, इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स टू एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, इसलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। PS3 का बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन NH3, किस खुशी में, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रीजनिंग तुम्हें हर एक की रीजनिंग तुम, मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यार NCERT लो और उसके ना सॉल्यूशंस खोल के समझ लो, ठीक है गाइस। तो इट इज गोइंग टू बी बेटर, मतलब तुम्हारा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे रीजनिंग नहीं हो पा रही है तो यू लर्न दैम। मैं सबकी रीजनिंग नहीं बता रहा, मैं तो चैप्टर पढ़वा रहा हूं तुम्हें, उससे मोर और लेस तुम्हारे सारे रीजन कवर हो जाते हैं। लेकिन बाई चांस तुम अपने आप रीजन नहीं कर पा रहे, रीजनिंग नहीं कर पा रहे, तो यू जस्ट ओपन द सॉल्यूशंस एंड हैव अ लुक एट इट। उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नाइट्रोजन पे गाइस। नाइट्रोजन स्टार्ट करें, मतलब अभी तक तो हमने इन जर्नल क्या किया था बच्चों, अभी तक तो हमने जर्नल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। नाउ विल बी डीलिंग इन स्पेसिफिक्स गाइस, ठीक है। नाइट्रोजन को देखेंगे, फिर फास्फोरस को देखेंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे, ठीक है।